हेलो फ्रेंड्स, आज हम मटेरियल साइंस का फाउंडेशन क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि मटेरियल साइंस का पूरा रिवाइजन हम करवाएंगे। ठीक, तो इसमें हम मटेरियल साइंस में देखेंगे कि सबसे पहले जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होता है मेटल का और एलॉय का, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद स्टील के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में जानेंगे और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम कास्ट आयरन देखेंगे। उसके बाद हम फिर कास्ट आयरन के बाद एलॉय और एलॉइंग एलिमेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम टेस्टिंग मटेरियल के बारे में अब पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम। आज फर्स्ट क्लास है, इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के से। और ये अप्रोक्स जो है 2 घंटा के अंदर पूरी रिवीजन करवा देंगे। ठीक, तो हम जो है इसका को छोट कर लेते हैं थोड़ा, ब्रश के साइज को। ठीक, उसके बाद फिर तो हम अब स्टार्ट करते हैं मटेरियल साइंस में। मटेरियल साइंस या फिर हम बोलेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में देखेंगे कि क्या है मटेरियल साइंस, क्या है या इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस क्या है। कि इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशन स्ट्रक्चर और मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में। मटेरियल साइंस में हम क्या करते हैं, इसमें हम मटेरियल के प्रॉपर्टी और उसके स्ट्रक्चर के बीच या रिलेशन को हम देखते हैं। ठीक, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर है क्या आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उसके बारे में इंट्रोडक्शन था। तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के चेंज और उसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। मेन कॉन्सेप्ट मटेरियल साइंस का यही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है मटेरियल का, कोई भी मटेरियल को 3 टाइप में देखा जाता है। फर्स्ट क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद माइक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक, तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो देखते हैं मेनली वो ओनली एक्सराई के थ्रू हम देख पाते हैं। एक्सराई टेक्निक के थ्रू हम इसका यूज करते हैं देखने के लिए। ठीक, जबकि हम माइक्रो स्ट्रक्चर को नेकेड आई से यानी कि खाली आंख से हम देख सकते हैं एब्जॉर्ब करके। और हम जो है हम यदि माइक्रो स्ट्रक्चर को देखने का बात करें तो उसे हम जो है माइक्रोस्कोपिक या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। मेनली मटेरियल साइंस में इसी 3 पॉइंट से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो हम अगला देखते हैं। वैसे ऑलवेज इंजीनियरिंग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑलवेज अरेंज रहता है एक पीरियोडिक मैनर में, एक सिस्टमेटिक लाइन टू लाइन होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। लेकिन ये माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ज्योमेट्रिकली एक्सटर्नली स्ट्रक्चर होता है। और माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटरनली स्ट्रक्चर होता है मटेरियल के अंदर। तो उसे हम माइक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं और इसके बारे में कुछ। तो माइक्रो स्ट्रक्चर के एग्जांपल में हाउ टू डज माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज, माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है वो कब और क्यों चेंज हो जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं या रोलिंग या फोर्जिंग करते हैं तब माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंज होता है। उसके इंटरनली जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेज हो जाते हैं। या फिर मेटल कास्टिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, या हीट ट्रीटमेंट टेक्निक के थ्रू उसके इंटरनली स्ट्रक्चर में जो चेंज होते हैं उसे हम कौन सी माइक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर के चेंजेस होते हैं। ठीक, अब हम उससे बड़ा जो नेकेड आई से देख सकते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज एक कैसे होता है। तो इसके लिए हम जो देखते हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जब भी नोच, यदि इसमें नोच होता है
नोच या होल करना हो कोई भी स्ट्रक्चर में, फिलेट्स कैन बी चेंज, तो माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेज होता है। कोई भी मटेरियल में हम नोच देते हैं या फिर हम उसमें होल करते हैं तो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेज होते हैं। तो हम चलते हैं फिर आगे और देखते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी क्या सा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या खूबियाँ होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने जो होता है उसमें जो है बियरिंग कैपेसिटी, लोड को जो बियरिंग करते हैं उसका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक, बियरिंग कैपेसिटी अच्छा होते हैं। उसके बाद लोड ट्रांसमिशन कैपेसिटी, एक जगह से दूसरी जगह लोड ले जाने में जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छा होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, लोड शेयरिंग कैपेसिटी अच्छा होता है। ठीक, तो हम लोड शेयरिंग कैपेसिटी होता है। ड्यू टू प्रॉपर्टी इट इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर मटेरियल मोस्टली कॉमनली यूज, जो होता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में वो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ही यूज करते हैं। ठीक, और मोरोफस स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें एटॉमिक अरेंजमेंट एक रेगुलर फॉर्म या रेगुलर डायरेक्शन में नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं मेरोफस स्ट्रक्चर, जिसमें जो है एटॉमिक अरेंजमेंट एक सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं, उस क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। मेरोफस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एटॉमिक अरेंजमेंट अच्छा से नहीं होता है। तो ठीक, और इसमें इसका एक ही एग्जांपल है मीका। ठीक, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मेरोपस कौन सा मटेरियल मेरोपस स्ट्रक्चर है, तो मीका। ठीक, अब हम इंजीनियरिंग मटेरियल या फिर मटेरियल साइंस का जो ये डिवीज़न देखेंगे, इसको 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन, यानी कि नॉन मेटल और मेटल के मिला करके जो या फेरस या नॉन फेरस को ऐड करके जो मटेरियल बनता है, जिसे हम कह सकते हैं कंपोजिट मटेरियल या फिर एलॉय। ठीक, तो ये आ जाएगा मटेरियल कॉम्बिनेशन में। और एक नॉन मेटल और मेटल को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप में, एक जो है नॉन फेरस मटेरियल और एक फेरस मटेरियल। नॉन फेरस मटेरियल में आपको मेनली मिलेगा जो है जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं हो, आयरन जिस भी मटेरियल में नहीं होता उसे हम नॉन फेरस मटेरियल कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और पारा। ठीक, और फेरस मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें आयरन का कंटेंट मैक्सिमम हो, यानी कि आयरन और कार्बन का मटेरियल या फिर आयरन को हम क्या कहते हैं, फेरस मटेरियल। ठीक, और नॉन मेटल में आता है 2 टाइप का, एक ऑर्गेनिक नॉन मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल में प्लास्टिक इत्यादि आ जाते हैं, और एक इसका होता है सेरामिक्स में आपको जो है जैसे चिकनी मिट्टी आ जाता है, जिसको हम हीट करके बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि नॉन मेटल जो है 2 टाइप का होता है, एक सेरामिक्स और एक ऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक, और हम मटेरियल कॉम्बिनेशन का भी 2 होता है, एक होता है कंपोजिट और दूसरा एलॉय। एलॉय भी 2 टाइप का होता है, एक फेरस एलॉय होता है, एक नॉन फेरस एलॉय होता है। फेरस एलॉय में जिसमें कि आयरन और कार्बन का एलॉय होता है, जैसे स्टील में आयरन और कार्बन होता है, लेकिन कार्बन परसेंटेज 2% से कम होता है तो वो स्टील कहलाता है। वही 2% से ज़्यादा यदि कार्बन हो तो उसे हम कास्ट आयरन कहते हैं, और आयरन होते हैं आयरन, और 2% से ज़्यादा कार्बन तो उसे हम कास्ट आयरन कहते हैं, और 2% से यदि कम कार्बन हो और आयरन होता है तो उसे हम स्टील बोल देते हैं। तो ये फेरस एलॉय हो गया। और हम नॉन फेरस एलॉय का बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपको स्टील में ही
यदि और नॉन फेरस मटेरियल जैसे कॉपर मैग्नीज जो है ऐड करते हैं, जैसे स्टील का हम हार्डनेस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए यदि हम इसमें मैग्नीज ऐड करते हैं स्टील के अंदर, तो वो सारा हमको मेरा नॉन फेरस एलॉय के अंदर आ जाते हैं। ठीक, तो आगे हम देखते हैं और क्या इसका है। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका जो है ना मेनली जो पढ़ने के लिए होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 7 टाइप में किया गया है। ठीक, 7 टाइप में किया गया, लेकिन 7 में से अभी जो इंजीनियरिंग मटेरियल या डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए जो है मेनली 2 टाइप का ही पढ़ने के लिए है, क्यूब और हेक्सागोनल। जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ हेक्सागोनल फेस क्यूबिक सेंटर, तो 2-3 ही हम लोग को क्या है पढ़ना है, तो वही है लिखा। तब इसके आगे हम देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है। द बेसिक शेप ऑफ यूनिट सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। जैसे क्यूब टाइप का जो होगा इसे हम क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। ठीक, तो इसी में हम देखते हैं और आगे अपन यूनिट सेल किसे कहते हैं पर ये जानना है कि स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम विच रिप्रेजेंटेड इन ऑल क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन, तो उसे हम यूनिट सेल कहेंगे। यूनिट सेल में क्या होता है कि आपको जो है यूनिट सेल में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि ग्रुप ऑफ आइटम्स जो होता है, आइटम्स ग्रुप, उसके जो है ना एक स्मॉलेस्ट क्यूब में जो ग्रुप ऑफ आइटम्स के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। इसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उस आइटम्स के समूह के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एक यूनिट सेल। ठीक, तो यूनिट सेल हम समझ गए क्या है कि स्मॉलेस्ट, ठीक, स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम एक ग्रुप ऑफ आइटम्स है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम यूनिट सेल कर देंगे। एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंटेड कर रहा है तो इसको हम एक सेल बोल देंगे। ठीक, ये डेवलप कैसे होता है, डेवलप बाय क्रिस्टल लेटिक्स से नंबर ऑफ टाइम्स ये यूनिट सेल डेवलप्ड होता है। क्रिस्टल लेटिक्स क्या होता है ये देखेंगे, तो ये 3D नेटवर्क में लाइन शेप में जो होता है उसे हम क्रिस्टल लेटिक्स कहते हैं या लाइन लेटिक्स कहते हैं। अब 3D नेटवर्क ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस में देख लेंगे। ठीक, अब मेनली हम इधर एटम अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल के एटम अरेंजमेंट जो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, वो 3 या 4 टाइप में हम लोग को पढ़ना है। पहले एक होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक, उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक, उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, तो क्यूबिक में हम पहले देख लेंगे कि तीन है, जो सिंपल क्यूबिक है और बॉडी सेंटर क्यूबिक और
फेस सेंटर क्यूबिक। उसके बाद हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखेंगे। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें जो है पढ़ने के लिए हम मेनली जो है हमको दो ही पढ़ना है, एक क्यूबिक वाला और एक हेक्सागोनल पार्ट। वैसे इसका 7 पार्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, जिसमें हम दो की क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ेंगे, एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और दूसरा एक हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक, जो कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ज़्यादातर यूज में आते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए हम पहला देखेंगे क्यूबिक, दूसरा हम देखेंगे एक हेक्सागोनल क्लोज पैक सिस्टम के बारे में। ठीक, तो हम चलते हैं अब आगे। अब पहले हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल क्यूबिक। ठीक, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है कि आइटम्स का जो प्रेजेंटेशन होता है वो सब कॉर्नर पे होता है। एक क्यूब के सभी कॉर्नर पे आइटम्स रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो प्रेजेंटेशन होता है, इसमें कितने आइटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 8 पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7, एक अंदर से 8 टोटल कितने, 8 जो है 8 क्रिस्टल, टोटल 8 आइटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन 8 को हम यदि एक एवरेज निकाले 8 का, काहे कि 8 आइटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसमें 8 का जो है 1/4, एक आइटम का 1/4 भाग ही पार्टिसिपेट करता है। 1/4, 8 का 8वां भाग ही इसमें पार्टिसिपेट करता है। एक आइटम का 8वां भाग ही इसमें पार्टिसिपेट करता है एक क्यूब के अंदर। तो यहाँ से हम एवरेज आइटम निकाले कि टोटल का एवरेज कितना आइटम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इक्विवेलेंट एक आइटम, यानी कि टोटल आइटम का थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, और सब वो थोड़ा थोड़ा को यदि हम इंक्लूड करके, मिला करके, जोड़ करके एक करें, तो उस वो एक के बराबर, एक आइटम के बराबर जो है, एक आइटम के बराबर हिस्सा जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सिंपल क्यूबिक में। जैसे कि यहाँ निकाला है एवरेज आइटम, नंबर ऑफ एवरेज आइटम पार्टिसिपेट कर रहा था 8 गुना 1/8, काहे कि 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट कर रहा है एक कॉर्नर पे एक आइटम। तो एवरेज टोटल का कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 आइटम कर रहा है, उनका 1/8 पार्ट, तो 8 कैंसिल, टोटल 1 आइटम्स जो है इसमें एवरेजली जो पार्टिसिपेट कर रहा है, हम एवरेज निकाले तो। ठीक, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने आइटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो 8। यदि एवरेज या इक्विवेलेंट आइटम पूछे तो 1। ठीक, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एवरेज आइटम कितना जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो 1, या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि सब के बराबर एक आइटम करता है, क्योंकि एक आइटम का 8वां भाग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि इसका जो है, आप देखिए, यदि एक क्यूब है तो क्यूब ये क्या, एक वर्ग बन गया, और एक भुजा कितना, ए बराबर होता है एक भुजा, और एक इधर क्या बनाता है, एक आइटम का ये क्या है, त्रिज्या आर हो गया एक आइटम का त्रिज्या, तो इधर से एक आर, इधर से एक आर, तो 2r, ए बराबर 2r, ये रिलेशन हो गया। आपको यदि बोल दे कि आइटम्स का त्रिज्या बराबर, तो a/2, या फिर तो ये रिलेशन कभी कभी आइटम्स और क्या, तो वर्ग के ये हाइट और आर के बीच ये रिलेशन पूछ देते हैं, जो कि साइड का क्या है, साइड ऑफ क्यूब का साइड है,
और रेडियस ऑफ आइटम्स के बीच का रिलेशन, तो a बराबर 2ar। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एवरेज आइटम, तो एक पार्टिसिपेट करते हैं। और टोटल आइटम्स कितना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो 81 एवरेज और टोटल 8। ठीक, अब चलते हैं हम अगला में देखते हैं। दूसरा होता है बॉडी सेंटर क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब यानी BCC, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BCC। ठीक, बॉडी सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सब कोण पे तो आइटम्स रहते ही हैं, लेकिन एक आइटम इसके सेंटर में रहते हैं। इस पूरा क्यूब के बॉडी के बीच में सेंटर में एक आइटम रहते हैं और 8 आइटम इसके साइड में कोना पे रहते हैं, 8 आइटम। तो इसमें टोटल आइटम कितना हो गया, टोटल आइटम की संख्या, तो 8 इसके चारों कोना पे, एक बीच में। तो टोटल आइटम पार्टिसिपेट कितना कर रहा है इस बॉडी सेंटर क्यूबिक में, तो 9। ठीक, और एवरेज आइटम्स या इक्विवेलेंट आइटम इसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक में, तो 2। काहे कि एक आइटम का कोना पे जो है या कॉर्नर पे जो होता है उसमें एक आइटम का 8वां भाग ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 8 गुना 8 एवरेज, तो 8 कैंसिल, तो 1। और एक जो बीच में सेंटर में है, जो इसके सेंटर में एक आइटम है, वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1 + 1 बराबर 2। यानी कि इक्विवेलेंट या एवरेज आइटम कितना कर रहा है इसमें पार्टिसिपेट बॉडी सेंटर में, तो 2। और टोटल आइटम कितना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो 9। और इसके हम साइड और त्रिज्या के बीच रिलेशन देखेंगे, तो इसके साइड और त्रिज्या के बीच रिलेशन हो जाते हैं आपको 4r बराबर 3a, जो कि यहाँ है। तो इसमें कैसे एक आइटम पूरा सजादारी कर रहा है, 2r, एक इधर r एक इधर r, तो टोटल 4r हो गया। 2 का कि इसका व्यास होता है, तो 2r बराबर प्लस इसका r प्लस इसका r, तो 4r बराबर। अब हम जो है ना क्यूब का डायगोनल बराबर क्या होता है, 3√3a होता है। तो ये इसका रिलेशन हो गया r और किसके बीच, आपको a के बीच। तो ये हमको याद रख लेना है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि जनरली हम जो है बॉडी सेंटर क्यूबिक या BCC स्ट्रक्चर किस किस मटेरियल में हम देखते हैं। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है हम जनरली अल्फा आयरन, ठीक, अल्फा आयरन में देखते हैं। और डेल्टा आयरन के अंदर, डेल्टा आयरन के बीच हम क्या सब देखते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, और हम इस बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर मैग्नीज के अंदर देख लेते हैं, क्रोमियम में होता है, टंगस्टन में, मोबेलियम में, वेंडेनियम में और सोडियम में। इस सब में हमको क्या मिलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब हम चलते हैं फिर दूसरा देखते हैं, तीसरा फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं इसका कुछ बॉडी सेंटर क्यूबिक एलिमेंट का जो होता है BCC स्ट्रक्चर का, कि एलिमेंट का क्या क्या गुण होता है। BCC सेंटर वाला जो मटेरियल में BCC स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर गुण जो होगा, उस मटेरियल के अंदर गुण होगा वो हार्ड होगा और स्ट्रेंथ मजबूत होता है। ठीक, उसके बाद जो है हाई टेम्परेचर डायमेंशन स्टेबिलिटी होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी वो उसका डायमेंशन स्टेबिलिटी होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है। ठीक, उसके हाई वियर रेसिस्टेंट, वो वियर रेसिस्ट वो ज़्यादा करता है। उसके बाद हाई क्रोजन रेसिस्टेंट, तो इसलिए क्रोजन प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए हम क्रोमियम का यूज करते हैं, जो कि BCC स्ट्रक्चर होता है जिसमें। और टंगस्टन जो हॉट हार्डनेस को इंक्रीज करता है,
हॉट हार्डनेस यानी कि आपको क्या हो गया, टंगस्टन। टंगस्टन में क्या होता है आपको, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। और मैग्नीज हार्डनेबिलिटी बढ़ाते हैं, हाई स्ट्रेंथ होते हैं, तो इसमें भी क्या होते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर इसके अंदर। अब हम देखेंगे और माइल्ड स्टील एमएस के अंदर भी क्या होते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम देखेंगे एफसीसी यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं इसके बारे में जानते हैं यहाँ कि बॉडी फेस सेंटर बॉडी एफसीसी यानी फेस सेंटर क्यूबिक, इसमें क्या होता है कि क्यूब होते हैं। क्यूब के फेस में एक आइटम होता है, एक तो सब कॉर्नर पे होगा ही, और इसके फेस में भी होगा, एक फेस में इसमें, एक फेस में इसमें, यानी कि फेस के अंदर भी होते हैं फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में कि फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो है टोटल आइटम कितना पार्टिसिपेट करते हैं, तो 8 में क्या होगा, 8 + 6 यानी कि 8 जो है सभी कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे जो पार्टिसिपेट करेगा ही, 8 कॉर्नर पे एक एक आइटम, तो 8 हो गया। और इसका फेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस है। तो फेस सेंटर क्यूबिक यानी कि हर फेस के सेंटर में एक होगा आइटम, हर फेस के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेस एफसीसी। ठीक, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, आइटम का अरेंजमेंट या प्रेजेंटेशन जो है वो कॉर्नर पे होगा और इसके क्या होते हैं, सेंटर पे, फेस के क्यूब के सेंटर पे। ठीक, अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ कितना आइटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है 40 जो है मेरा नंबर ऑफ आइटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हम एवरेज आइटम देखेंगे कि एवरेज आइटम कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें कॉर्नर पे तो 1/8 पार्ट करते हैं और 8 आइटम कर रहे हैं, तो 8 कैंसिल करके तो 1 हो गया टोटल। और फेस में जो आइटम्स रहते हैं एक फेस के अंदर, उसमें हाफ बाहर रहता, हाफ ही उस स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो 6 फेस है, 6 फेस के अंदर जो है 6 का हाफ 3 आइटम्स उसमें क्या होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 आइटम्स प्लस 1 आइटम प्लस टोटल एवरेज आइटम कितना, 4 आइटम होते हैं, यानी पार्टिसिपेट आइटम की संख्या कितना हो जाएगा, 40। लेकिन इक्विवेलेंट जो है कितना आइटम के बराबर होता है 40 का, तो वो 4 आइटम के बराबर उसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका एवरेज नंबर ऑफ एवरेज आइटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, और हम देखते हैं इसका आगे का प्रॉपर्टी क्या सब होता है। अब हम देखेंगे कि फेस सेंटर में रिलेशन क्या है, तो इसमें जो होगा आपको रिलेशन में देखेंगे कि ये फेस का या स्क्वायर का जो है आपको डायगोनल का क्या फार्मूला होता है, 2a √2a, और आपको इसका हाफ r और बीच वाला क्यूब का 2r और इसका हाफ 1r, इसका 1r इसका 2r, तो टोटल 4r, यानी कि 4r + 2a, ये हमको फेस सेंटर क्यूब का रिलेशन हो गया।
तो अब हम साइड और आर के बीच रिलेशन देख लिए। तो अगला चलते हैं कि इसमें क्या क्या सब जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सब किस किस मटेरियल के अंदर एफसीसी होते हैं स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे कि गामा आयरन जो होता है तो गामा आयरन के अंदर क्या होता है, गामा आयरन के अंदर जो है एफसीसी होता है। ठीक, फर्स्ट सेकेंड हम देखेंगे कि एल्युमिनियम के अंदर होता है एफसीसी, कॉपर के अंदर होता है, निकेल के अंदर होता है, चांदी के अंदर, सोना के अंदर और पारा के अंदर, ये सब के अंदर क्या होते हैं, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो हम एफसीसी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिए हैं। अब इसके बारे में जो हम देखेंगे कि इसका क्या क्या गुण होते हैं। तो एफसीसी स्ट्रक्चर जिस भी मटेरियल में होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और डक्टिलिटी नेचर का होता है। ठीक, उसके बाद हम ब्रास के अंदर जो नॉन फेरस है उसके अंदर भी हम देखे हैं, जैसे कि ब्रास के अंदर नॉन फेरस अलवा है जो हार्ड होता है, लेकिन बट एफसीसी स्ट्रक्चर के वो हार्ड होता है, डक्टाइल टाइप का नहीं होता है, लेकिन एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो एक दो एक्सेप्शन होते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देख लिए कि जो है सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो पोलिनियम में देखे हैं। ठीक, और बीसीसी हम देखें मैग्नीज में, क्रोमियम में, टंगस्टन में, मोबोलियम में, वेंटेनियम और सोडियम में। और वही हम जो है एफसीसी स्ट्रक्चर पाए हैं एल्युमिनियम में, कॉपर में, निकेल में, एजी में, एयू में यानी सोना चांदी में, और पारा में, और हम ब्रास में भी देखे हैं, ब्रास में। ठीक, और हम आप देखेंगे एचसीपी स्ट्रक्चर। ठीक, एफसीपी स्ट्रक्चर जिसमें जो एचसीपी स्ट्रक्चर होता है उसमें मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट ये सब आते हैं। तो ठीक, अब हम अगला देखते हैं। एचसीपी स्ट्रक्चर, या हम इसको बोल सकते हैं क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर होता है क्या, किसके सभी कॉर्नर पे एक एक पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, और इसके एक फेस के को छोड़कर दूसरा फेस में एक आइटम होता है, फिर तीसरा फेस को छोड़कर चौथा में, माने एक फेस छोड़ के दूसरा फेस में होता है, और ऊपर और नीचा वाला फेस में आइटम होते हैं। ठीक, तो इसमें टोटल आइटम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो परसेंटेज होता है, वो होता है 12, जो कि सभी कॉर्नर पे होता है। कोन पे हेक्सागोनल है तो 6 ऊपर 6 नीचे, तो टोटल 12 आइटम्स होते हैं कॉर्नर पे। और इसके फेस में 2 आइटम होते हैं, जो कि ऊपर वाला सेंटर वाला ऊपर वाला फेस में और नीचे वाला, और 3 आइटम्स एक फेस छोड़ एक साइड वाला फेस में होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, आपको कितना 17 ठीक 17 जो है टोटल कितना नंबर ऑफ आइटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एवरेज आइटम कितना हो जाता है 4 के बराबर। अब सिंपल क्यूबिक में कितना एवरेज आइटम है 1, और बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, और एचसीसीपी में 6। ठीक, और हम टोटल आइटम का बात करेंगे तो हम टोटल आइटम्स देखेंगे तो सिंपल क्यूबिक में 8, और ऐसे बीसीसी में 9, और हम इसमें देखें फेस सेंटर क्यूब में, तो फेस सेंटर क्यूब में 40 और एससीपी में 70। ठीक, अब हम इसमें रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन इसमें होता है A बराबर 2R, जो सिंपल क्यूबिक में, तो वही रिलेशन इसमें भी होता है एससीपी में। ठीक, अब इसका हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं।
कि HCP स्ट्रक्चर किस किस मटेरियल के अंदर पाया जाता है। तो HCP जो होता है वो आपको मैग्नीज में, ठीक, मैग्नीज में, जिंक में, कोबाल्ट में, टाइटेनियम में, क्रेडियम और ग्रेफाइट में पाया जाता है। ठीक, ये डक्टाइल ही नेचर के होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ये हार्ड होता है। ठीक, यानी कि ये डक्टाइल लेस होता है और थोड़ा लेस कम स्ट्रेंथ, सॉरी, जो FCC स्ट्रक्चर होता है उतना जो है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उतना डक्टाइल नहीं होता, उससे थोड़ा हार्ड होता है, यानी कि इसमें ब्रिटल नेचर थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर में। लेकिन FCC में फुल्ली डक्टाइल नेचर के होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके कंपेयर में ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसमें क्या होते हैं, थोड़ा कम डक्टाइल होता है, यानी कि FCC का हम कह सकते हैं छोटा भाई है SCP। ठीक, ये थोड़ा ब्रिटल नेचर का आ जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ टर्मोलॉजी, जो बेसिक टर्मोलॉजी है उसके बारे में देखेंगे। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में देखेंगे। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है, तो इसमें एवरेज वॉल्यूम एक एटम्स का जो होता है एक स्पेयर में, एक जो होता है क्यूब के अंदर, जितना एवरेज वॉल्यूम होता है सभी एटम्स का बाय उसका जो है डिवाइड कर देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वो यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं, जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। यानी कि टोटल इसमें जो होता है नंबर ऑफ एवरेज, इसमें नंबर ऑफ एवरेज सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, नंबर ऑफ एवरेज 1 होता है, 1 बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उस यूनिट सेल का टोटल का वॉल्यूम, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑलवेज जो होता है 1 से लेस होता है, यानी कि 1 से कम ही होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, और दूसरा बात कि एटॉमिक फैक्टर बराबर एक यहीं से फार्मूला आता है कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बराबर होता है 1 माइनस वॉइड, जो खाली जगह बच जाएगा, वॉइड। ठीक, ये होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बराबर इक्वल टू 1 माइनस वॉइड। यहाँ से ठीक, ऑलवेज जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होगा वो फ्रैक्शन में है आएगा। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, देखेंगे कि किस में क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा किसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है, तो FCC और HCP का होता है, FCC और HCP का होता है। ठीक, HCP और FCC और SCP का होता है, जिसमें 74% क्या होता है, एटम्स रहता है। यानी कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसका होता है, FCC और HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ठीक, इन सच क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर के कारण जो होता है इसमें सबसे हाईएस्ट होता है। और पैकिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा इसमें होता है, वॉइड सबसे, यदि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ज़्यादा होगा तो वॉइड कम होगा, वॉइड कम होगा और उसमें खाली जगह कम होगा तो ब्रिटलनेस क्या होगा, कम होगा। यदि वॉइड उसमें खाली जगह बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस बढ़ेगा। ठीक, और यदि कम रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको FCC में होता है क्या, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक, 74, तो इसमें आपको वॉइड क्या हो जाएगा, वॉइड सबसे कम हो जाएगा, वॉइड सबसे कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको
26 हो जाएगा। तो इसमें ये सबसे कौन सी होगा, डक्टाइल नेचर का होगा। एबॉइड कम होगा तो ब्रिटलनेस कम होगा, तो यानी वो डक्टाइल नेचर का हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखेंगे हम बीसीसी स्ट्रक्चर में, तो एफसीसी के कंपेयर में बीसीसी ज़्यादा ब्रिटलनेस नेचर का होता है। ठीक, कहा है कि इसमें एवॉइड ज़्यादा होगा, 32% एवॉइड है, खाली जगह है, तो ये ब्रिटल नेचर का होता है। और इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो होता है 78% होता है। 1 माइनस 78% 32% इसमें एवॉइड रहता है, इसलिए इसमें ब्रिटलनेस होता है। और सिंपल क्यूबिक में जो होता है इसमें 52% एवॉइड हो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है, तो इसका एवॉइड कितना हो जाएगा आपको 48% एवॉइड, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्रिटल नेचर का होता है, नेचर का होगा। तो एफसीसी और आपको एफसीसी और एचसीपी में जो है 74% क्या होता है, मैक्सिमम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो हम याद रखेंगे इस चीज़ को। हम चलते हैं फिर आगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि एलवाई जो है ज़्यादा डक्टिलिटी या स्ट्रॉन्ग होता है, और प्योर मेटल कम होता है। क्यों? क्योंकि एलवाई में जो होता है लेस क्या होता है, लेस एवॉइड होता है। जैसे आयरन कार्बन डायग्राम, आयरन कार्बन है, तो आयरन के यहाँ एक आइटम है और यहाँ एक आइटम है, यहाँ एक आइटम है, इस बीच में कार्बन आ जाएगा, तो एवॉइड को धीरे धीरे क्या करेगा, कम करते जाएगा, जिससे इसके अंदर क्या ब्रिटलनेस कम होते जाएगा और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बढ़ेगा, डेंसिटी पैकिंग फैक्टर भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। तो एलवाइंग एलिमेंट मिला करके हम उसमें ऐड करते हैं, और उससे क्या करते हैं, हम उसमें क्या बढ़ा देते हैं, उसका स्ट्रेंथ को, मटेरियल का स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। यही रीजन होता है एलवाइंग एलिमेंट का ऐड करने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बढ़ते हैं, और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बढ़ने से उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट नंबर देखेंगे क्या होता है, कि इट इज डिफाइन ऑफ द नंबर ऑफ नियरेस्ट इक्वल डिस्टेंस हाइट ऑफ आवर आइटम। एक आइटम का दूसरे आइटम से कितना नियरेस्ट डिस्टेंस होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर। तो फ्रॉम सराउंडिंग टू आइटम अंडर द कोऑर्डिनेट नंबर, तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है, और बीसीसी का 8, और एफसीसी और एचसीपी का कितना 12 होता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। यहाँ हम सभी को समराइज कर दिए हैं। ठीक, तो पहले हम यहाँ देखेंगे सभी का रिलेशन सिंपल क्यूबिक में, और बीसीसी, एफसीसी और एससीपी में क्या रिलेशन है ए और आर के बीच में। तो सिंपल में ए बराबर 2r, बीसीसी में 3a बराबर 4r, और एफसीसी में 2a बराबर 4r, और एफसीसी में a बराबर 2r। ठीक, अब आइटम नंबर ऑफ एवरेज आइटम देखेंगे, तो बीसीसी में 1, सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2, और एफसीसी में 4, और एचसीपी में 6। और हम टोटल नंबर की बात करेंगे, तो सिंपल क्यूबिक में 8 होता है, और बीसीसी में 9, और एचसीपी में 40 और 70 एचसीपी में। और कोऑर्डिनेट नंबर का बात करें तो 6 होता है सिंपल का, बीसीसी का 8, और 12 एफसीसी और एचसीपी का। और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का बात करें तो सिंपल में कितना होता है, 52% होता है, और बीसीसी में 68%, 74% एचसीपी और एफसीसी में होते हैं। ठीक, इस प्रकार अब रिलेशन देख लिए, तो आगे हम लोग चलते हैं।
यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो है क्रिस्टल में बहुत सारा क्या होता है डिफेक्ट आते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके बारे में हम देखेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिफेक्ट के बारे में। तो डिफेक्ट होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट, तीसरा होता है प्लेनर डिफेक्ट और चौथा वॉल्यूम डिफेक्ट। ठीक, तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिचुअल डिफेक्ट और सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक, और एज या लीनियर डिफेक्ट में आते हैं, डिस्प्लेस या लीनियर डिफेक्ट में आता है एज डिफेक्ट, डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक, और प्लेनर के अंदर ग्रेन डिफेक्ट, ट्विन डिफेक्ट, टिल डिफेक्ट और सेकिंग डिफेक्ट इत्यादि आते हैं। तो मेनली जो है डिसलोकेशन या लाइन डिफेक्ट में जो होता है लीनियर डिफेक्ट में, इसमें दो ही आते हैं, एज और लाइन डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। और वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर आते हैं कि ड्यू टू मीनिंग एटम वैकेंसी क्रिएटेड इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यदि बीच में से एक एटम का निकल जाते हैं जिससे उसका डेंसिटी कम हो जाते हैं और बिटलनेस बढ़ते हैं, तो ये एक प्रकार का डिफेक्ट हो गया, एक एटम के बीच से निकल जाने के कारण जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, जिसमें कि सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं, ये किसी से चेंज कर जाते हैं, दूसरे आइटम से रिप्लेस हो जाना। इट्स रेगुलर आइटम्स रिप्लेस बाय द सेम फोर्ज आइटम, सेम आइटम से हैविंग ए सिमिलर साइज का होता है और दूसरा से वो चेंज कर लेते हैं। दैट डिफेक्ट इज सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, नो चेंज डेंसिटी में इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओरिजिनल आइटम सिर्फ साइज उसका क्या होता है चेंजेज हो जाते हैं। अब इंटरनल सिचुएशन डिफेक्ट, इसमें क्या होता है कि व्हेन फोर आइटम सिमिलर साइज ऑक्युपाई द अवॉइड स्पेस, जो खाली जगह होता है उसमें आ जाते हैं, तो उस डिफेक्ट को इंटरस्टिचुअल डिफेक्ट जैसे FCC-LY में। तो हम इसका देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट में क्या होता है कि ये दो आइटम के बीच में एक कार्बन का आइटम आ जाते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट के अंतर आ जाते हैं। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी या बढ़ आ जाते हैं, जिससे डेंसिटी बढ़ते हैं या डेंसिटी निकल जाते हैं, तो उससे घट जाते हैं, तो ये एक जिससे खराबी आ जाती है, लोड कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाते हैं, स्ट्रेन इंक्रीज हो जाते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट इसी प्रकार का एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है, जिसमें लोकेशन का इंटरनेशनल अवॉइड के थ्रू हो जाते हैं। ठीक, चलते हैं हम आगे देखते हैं। और जिसमें और है शॉर्टकी डिफेक्ट, व्हेन ए कैटायन एनायन पेयर के एब्सेंट होने से जो क्रिस्टलाइन में जो डिफेक्ट आ जाते हैं उसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। इसके बाद हम लाइन डिफेक्ट देखेंगे। लाइन डिफेक्ट में होता है कि एज डिसलोकेशन के होने के कारण जो किनारा के या स्क्रू डिसलोकेशन के कारण जो बर वेक्टर या डिसलोकेशन जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एज डिफेक्ट जो वो 90 डिग्री पे होता है कोन और किनारा में, और स्क्रू डिफेक्ट वो 0 डिग्री थीटा पे होते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हमको याद रखना है। और से सरफेस डिफेक्ट के अंदर जो होता है ट्विन बाउंड्री या मिरर इमेज
जैसे अरेंजमेंट जो होता है उसमें सरफेस डिफेक्ट आ जाते हैं, जैसे ट्विन बाउंड्री दिखेगा एग्जाम में तो उसमें सरफेस डिफेक्ट लगा देना। तो इसके साथ ये चैप्टर का जो कंप्लीट किया जा रहा है रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का। अब हम कल देखेंगे सेकेंड यूनिट, जिसमें हम मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ठीक, यह अगला वीडियो होगा जिसमें हम मटेरियल के सभी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। स्ट्रेन स्ट्रेस, फिर ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, उसके बाद आपको ट्रू स्ट्रेन के बाद हम देखेंगे किसमें इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, यील्ड पॉइंट। उसके बाद आगे हम देखेंगे मटेरियल के यील्डनेस नेचर के बारे में और यील्ड पॉइंट के बारे में और डिटेल्स से देखेंगे। उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग देखेंगे, अल्टीमेट रीजन क्या होता है, टेंशन रीजन के बारे में, रप्चर स्टेज क्या होता है, और इसके आगे हम देखेंगे नेकिंग रीजन क्या होता है, टाइल क्या होता है, बीटलनेस के बारे में, मोड ऑफ फेल्योर के बारे में, टफनेस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलेंस, इस सब के बारे में हम अगला वीडियो में देखेंगे कल। ठीक, फिर इसके बाद ये चैप्टर का ख़त्म हो जाते हैं। आपको हार्डनेबिलिटी फ्रैक्चर के बारे में डिटेल्स देखने के बाद उसके बाद अगला चैप्टर होगा स्टील का अगला वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ का वीडियो ख़त्म किया जा रहा है। अब अगला वीडियो में सब लोग को आना है।